हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नोअर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। आई होप कि आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की क्लासेस जो है वो पसंद आ रही होंगी। आज जो है उसकी हमारी ये थर्ड क्लास है एंड मैंने आपसे करंट अफेयर के लिए पूछा था, तो काफ़ी बच्चों का जो है इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जल्द ही जो है वो करंट अफेयर लेकर के आने वाली हूँ और मैं जब भी लेकर के आऊँगी मैं पूरी बैकलॉग को कवर करूँगी। यानी कि इस बार EPFO के लिए करंट अफेयर्स जितने भी एप्लीकेबल है एंड जब से एप्लीकेबल है मैं उसको पूरा ही कवर करवाऊँगी। तो फिर ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम लोग आ गए अपनी आज की लेक्चर नंबर 3 पे ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्लास प्रोसीड करने से पहले ये सारे मेंबर्स ने जो है हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो दिल से इनको थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू एरा शर्मा जो कि हमारी पहली सुपर नोवर है, एंड अविनीश दीक्षित जो कि हमारे सीनियर नोवर हैं, एंड रॉबिन सिंह सीनियर नोवर है हमारे। तो बस इन सबको दिल से एंड सभी को दिल से थैंक यू। तो फिर चलिए हम लोग अपनी आज की क्लास को प्रोसीड करते हैं। जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही कंटेंट्स के लिए। ठीक है, देखो आज का जो हमारा चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 25 एंड इस चैप्टर का नाम क्या है, द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कोड जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि हमारी सोशल सिक्योरिटी भी बोल करके एक डिफरेंट टॉपिक है एक ऑल टुगेदर EPFO के लिए, एंड ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के अंदर ये सोशल सिक्योरिटी कोड है, तो दोनों के बीच में लिंकेज भी है। ठीक है, तो फिर देखो हम लोग चलो इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले ये देखो कि सोशल सिक्योरिटी कोड जो है इसका मकसद क्या है, इस कोड को लाने के पीछे क्या रीज़न है। इस देखो ये जो कोड है ये कवर करता है दोनों, ठीक है, दोनों बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, दोनों को कवर करता है। ठीक है, और अब देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में आगे बताऊंगी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या किस किस टाइप के वर्कर्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। देखो ये कोड जो है वो इंश्योर करता है कि इसमें दोनों ही सारे ही टाइप के जो है वो कवर हों, एंड इंश्योर करता है दैट एवरी एम्प्लॉय एंड वर्कर रिगार्डलेस ऑफ देयर वर्क, ठीक है, उन लोगों को सबको सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेडिकल सपोर्ट हो गए ड्यूरिंग सिकनेस के टाइम पे, मैटरनिटी लीव हो गई, डिजेबिलिटी कवरेज हो गई, ये सब कुछ जो है वो सारे ही वर्कर्स को मिले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड को भी एंड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों को। ठीक है, एंड कितने तरह के लॉ जो हैं वो इस कोड के अंदर डाले हुए, जैसे कि हमने पहले भी अपने प्रीवियस क्लासेस में देखे थे कि पुराने लॉज को जो है वो सबमर्ज करके एक नया कोड बनाया जा रहा है। तो इस कोड के अंदर सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर कितने तरह के जो है वो सेंट्रल लेबर लॉ जो आप देखोगे यहाँ पे कितने तरह के लॉ को सबमर्ज किया गया है। देखो इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने तरह के लॉ जो है वो डाल करके इसमें सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया गया, और आपको सारे जो है वो नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करेंगे ना वो लोग की 4 जो MCQ जो बनते हैं वो 4 आपको दे देंगे कि इनमें से कौन इसमें कवर्ड नहीं है, तो आपको ये पूरी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इट सब्ज्यूम्स 9 सेंट्रल लॉ। ठीक है, 9 सेंट्रल लेबर लॉ जो है ये सब्ज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय एक्सचेंज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, सीने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एक्ट, एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये सारे एक्ट जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर डाले गए हैं, जो कि आपको पूरी तरीके से ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मेजरली जो फेमस ये है ना एक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड हो गए, मैटरनिटी बेनिफिट हो गई, ग्रेचुइटी हो गई, ये सारे जो है इसमें है। तो आप इससे भी लिंक कर सकते हो कि जो सोशल सिक्योरिटी जो प्रदान करता है उससे रिलेटेड जो एक्ट थे वो इस कोड में डाले गए हैं। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो नेक्स्ट अब देखो कि ये कोड जो है वो किस टाइप के कैटेगरी ऑफ वर्कर्स को जो है वो कवर करता है, कवरेज प्रदान करता है। तो देखो सबसे पहले इसमें जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पे है, ऑर्गेनाइज, दूसरा क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अगेन गिग वर्कर्स जो मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, और मैं आगे भी इसके डेफिनेशन जो है मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन भी दे दूंगी। गिग वर्कर्स जो है वो कौन से थे, ये ओला उबर वाले ड्राइवर्स हो गए, एंड स्विगी जोमेटो वाले डिलीवरी पर्सन्स हो गए। गिग वर्कर्स जो है वो कवर्ड हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स फॉर एग्जांपल जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वहाँ पे काम करते हैं, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, एंड इंश्योर दैट कि कोई भी वर्कर जो है वो नहीं छूटने चाहिए, इस कोड का यही पर्पस है। ठीक है, तो सारे कैटेगरी ऑफ वर्कर को ये कवर करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे।
देखो अब इस कोड को लाने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इससे बेनिफिट क्या होगा कि प्रोविडेंट फंड जो है, प्रोविडेंट फंड हो गए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो गई, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी, सेस बेस्ड वेलफेयर फंड, ये सब कुछ पहले क्या होता था, पहले होता था कि सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही ये चीज़ मिल रही होती थी, सारी बेनिफिट्स अनऑर्गेनाइज को मिल ही नहीं रही होती थी। और आपको पता है कि इंडिया में मोर देन 80% ऑफ द जो भी कंपनी है, वो जो भी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। यानी कि कितने लोगों को जो है वो देखो सोशल सिक्योरिटी से वो लोग वंचित हैं कि उनको मिलती ही नहीं है ये सारी सुविधाएं। तो इसलिए इस कोड के तहत सबको ही कवर किया गया है, यानी कि प्रोविडेंट फंड इस बार अनऑर्गेनाइज को भी मिलेगा, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को भी मिलेगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस उनको भी मिलेगा, ग्रेचुइटी उनको भी मिलेंगी, जो कि ग्रेचुइटी पहले क्या होती थी, ग्रेचुइटी सिर्फ उनको मिलती थी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो परमानेंट वर्कर होते हैं। इवन जो फिक्स टर्म वाले एम्प्लॉयमेंट वाले होते थे उनको भी ग्रेचुइटी नहीं मिलती थी, ठीक है। तो इस बार जो है वो सबको कवर कर रहे हैं, ये इस कोड का मकसद है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। देखो ग्रेचुइटी को लेकर के इस कोड में क्या दिया गया है, ग्रेचुइटी इंटाइटलमेंट जो है एक्सटेंडेड टू फिक्स टर्म एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल देखो जैसे कि कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में परमानेंट जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं वो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। लेकिन मान लो कि किसी को फिक्स टर्म के लिए हायर किया गया, मान लो किसी को 1 साल के लिए, क्योंकि देखो कंपनी जो है ना अपनी पेरोल की जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज नहीं करना चाहती है, तो इसलिए मान लो कि वो परमानेंटली हायर नहीं करके वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करती है। फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स के लिए या फिर 1 साल के लिए वो इस तरीके से एम्प्लॉय को हायर करती है। क्यों करती थी पहले, ताकि जो सोशल सिक्योरिटी के बहुत सारे बेनिफिट है वो उनको ना देना पड़ी, कंपनी जो है इसका फायदा भी उठाती थी पहले। लेकिन अब जो है इस कोड के तहत क्या बोला गया कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय जो इस तरह से कंपनी जो हायर करती है उनको भी जो है वो सोशल सिक्योरिटी वाली जो है आपको सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ग्रेचुइटी जो है इनको भी मिलेगा। जैसे पहले ग्रेचुइटी का क्या रिक्वायरमेंट था कि कम से कम कंपनी में आपको 5 साल पूरे होने चाहिए तभी आपको ग्रेचुइटी मिलेगी, बट इसमें जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉय वाले में आपको बिना 5 साल कंप्लीट किए भी आपको ग्रेचुइटी मिलेगी। एंड फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए देखो यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकते हैं। फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए जो है वो सर्विस जो है 3 साल के लिए रिड्यूस कर दिया गया कि कंटिन्यूस सर्विस अगर आप 3 साल भी करते हो तब भी आपको जो है वो ग्रेचुइटी मिलेगी। स्पेशल प्रोविजन डाला गया है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, जैसे कि ये पहला लॉ है, ये कोड जो है ये इसके द्वारा जब पहली बार रिकग्नाइज किया गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो इससे पहले जो भी लॉ बनते थे इन लोगों को रिकग्नाइज नहीं किया जाता था, यानी कि इन लोगों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो रूल्स नहीं बनते थे, लॉ नहीं बनते थे। एंड गवर्नमेंट ने एम्पावर किया कि ये सब स्कीम्स जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, ये सब कुछ जो है वो गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को भी मिले, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कवरेज, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले एक सोशल सिक्योरिटी फंड गवर्नमेंट क्या बनाएगी, एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाएगी। एंड द कोड जो है वो प्रोवाइड करती है फॉर द क्रिएशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड एट द सेंट्रल लेवल पे वो फंड बनेगा। एंड द फंड, उसी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा जैसे कि उनसे रिलेटेड जो भी वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाएगी उनके हित के लिए, तो वो उसी फंड से जो है वो पैसे का यूटिलाइजेशन करके वो सब फंड किया जाएगा। एंड उस फंड में पैसे कहाँ से आएंगे, तो कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई। एंड दूसरी एम्प्लॉयर्स, जब जैसे वहाँ पे लोग काम कर रहे होते तो आपके पैसे कट रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड में जितने पैसे आप देते हो उतनी जो है वो एम्प्लॉयर भी देती है, तो वही कॉन्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन से ली जाएगी इस फंड में पैसे, सेस और लेवी लगाया जाएगा एंड गवर्नमेंट भी ग्रांट देगी एंड अदर सोर्सेज से भी पैसे उसमें डाले जाएंगे, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा जिससे कि सारी स्कीमें इनकी फंड होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो है वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर लेबरर, जो हमारे आपको पता है कि मोर देन जो है वो 50 to 70%, ऑलमोस्ट 50-60% जो इंडिया में जो लोग काम करते हैं, जो इंगेज्ड हैं, वो कहाँ पे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वहाँ पे काम करते हैं लोग। तो वो सारे लेबर भी कवर होंगे इस कोड के तहत। डोमेस्टिक वर्कर्स, जो घरों में जो डोमेस्टिक हमारे जो हेल्प्स हैं होते हैं, मेड होती हैं, कुक होते हैं, ये सारे डोमेस्टिक वर्कर्स को इंक्लूड किए जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, ठीक है, ये सारे जो है छोटी छोटी दुकानें वाले जो हैं सेल्फ
सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन है उन लोगों को भी कवर किया जाएगा, एंड स्मॉल शॉप एम्प्लॉय जो डेली बेसिस पे जो डेली वेजेस पे काम करते हैं पर डे के हिसाब से, एंड होम बेस्ड जो वर्कर होते हैं, सब कोई इसमें एक्ट में जो है वो कवर किया गया है। किसमें? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो सोशल सिक्योरिटी फंड जो है अंडर दिस कोड इज अ फाइनेंशियल बैकबोन, की उसी से ही जो वेलफेयर स्कीम्स को इनके सुविधाओं के लिए फंड किया जाएगा। ठीक है, एंड इंश्योरिंग दैट कि दे टू इंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो इसके जो सारे रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली डिजिटल इंडिया का ज़माना है भाई, तो सारे ही रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स जो भी होंगे सब इलेक्ट्रॉनिकली ही वो मेंटेन रहेंगे। ठीक है, एंड इसकी जो डेफिनेशन है वो भी रिवाइज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का डेफिनेशन बदल गया है। क्या हो गया है भाई? तो द टर्म एम्प्लॉय जो है अब उसमें जो ऐसे एम्प्लॉय जो कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हायर हुए हैं वो भी इसमें इंक्लूड करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो एम्प्लॉय किसको बोलते थे? तो ऑलरेडी जो कंपनी के डेटाबेस पेरोल में है, जो परमानेंट है, सिर्फ उनको बोला जाता था। लेकिन अब जो है जो कॉन्ट्रैक्ट से भी आएंगे उनको भी एम्प्लॉय बोला जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि ऑन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, इसको भी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम अनदर स्टेट, ये भी जो है उसमें इंक्लूड होंगे। इंटर स्टेट जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो वर्कर की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे जो दूसरे स्टेट से आए हैं। थर्ड हमारा गिग वर्कर्स, आपको पहले ही कल भी समझा चुकी हूँ मैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, फ्रीलांसर्स, एंड जो आवरली या फिर घंटे के हिसाब से या तो टेम्प्रेरी वर्क के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, और उनका कोई एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉय जो है वो रिलेशन नहीं होता है, उसको कहते हैं गिग वर्कर। और जो प्लेटफॉर्म का यूज करके काम करते हैं, एंड जैसे यूज करते हैं कोई भी ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करके टू गेट कनेक्टेड टू द कस्टमर, उसको प्लेटफॉर्म वर्कर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब देखो यहाँ से हमारा एमसीक्यू शुरू होता है इस सोशल सिक्योरिटी कोड पे। ठीक है, अब देखो इसको क्या है कि कुछ बच्चे का ऐसा कमेंट आया था कि भाई आंसर जो है वो आप साथ के साथ ऐसा मत बताओ, हमें भी सोचने का जो है वो टाइम दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है आप मेरे साथ साथ आप टाइम लो, ठीक है, 10 सेकेंड का, और मुझे खुद आप आंसर करो कि आप आंसर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 द सोशल सिक्योरिटी फंड इज प्राइमरली क्रिएटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ, किसके वेलफेयर के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओनली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, थर्ड ऑप्शन इज अनऑर्गेनाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एंड फोर्थ इज इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर। तो आप बताओ इन चारों में से कौन से ऑप्शन होंगे? ठीक है, मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ। तो फिर ठीक है, आप सभी को पता है ये हमारे क्लास से आज के डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड, यानी कि सोशल सिक्योरिटी फंड में जहां से पैसे डलते हैं तो कौन से ऐसे सोर्स है जहां से पैसे इसमें नहीं डलते हैं? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसको समझाया है। ऑप्शन नंबर ए इज सेस एंड लेवी कलेक्टेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जो सेस और लेवी लगाए जाते हैं वहां से। नंबर 2 इज गवर्नमेंट ग्रांट देगी। थर्ड इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा उसके तहत। एंड फोर्थ इज इनकम टैक्स जो कि एक इंडिविजुअल पे करता है उससे फंड किया जाएगा इसको। तो आप बताओ, आज के डिस्कशन से डायरेक्टली ये क्वेश्चन है। अगेन आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। ओके, आंसर इज रेडी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्योंकि आज के हमारे डिस्कशन से ये डायरेक्ट है। तो इनकम टैक्स पेड बाय इंडिविजुअल जो है वो कवर नहीं होगा। ठीक है, इससे फंड नहीं होगा सोशल सिक्योरिटी फंड। ठीक है, आप देखते चलना कि आप जो है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, देखो क्लासेस को अगर स्किप कर करके देखोगे तो कुछ नहीं समझ आने वाला है भाई। इतने ज़्यादा बिजी नहीं हो आप कि आपके पास आधे घंटे का भी समय नहीं है। आप कुछ भी करते हुए देख लो यार, खाते हुए देख लो, क्योंकि कुछ भी आप सोचो कि ये नोट्स जो मैं बनाती हूँ ये नोट्स के फॉर्म में, ये मुझे पूरे 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं मुझे ये नोट्स तैयार करने में। तो मैं आपके लिए अपने 4 घंटे का समय लगा के मैं इसको शॉर्ट में आधे घंटे का बना दे रही हूँ विथ क्लासेस विथ MCQ। तो इसको पूरे देखो ना यार, इतना पेशेंस तो डेवलप करो। आधे घंटे में आपकी एक चैप्टर खत्म हो रही है। ठीक है, तो क्लासेस को पूरी देखा करो। एंड आंसर्स भी जो है मैं क्लासेस में डिस्कस कर रही हूँ, मैं PDF में डायरेक्टली आपको आंसर नहीं दे रही हूँ। ठीक है, ताकि आप क्लासेस को देखो। ठीक है, उसके बाद क्या है, विच टाइप ऑफ वर्कर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वर्कर्स आर कवर्ड अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वेलफेयर स्कीम्स।
किस टाइप के वर्कर जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कवर्ड हैं? ऑप्शन नंबर ए इज एग्रीकल्चर लेबरर, डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वेंडर. ऑप्शन नंबर बी इज बैंक एम्प्लॉय एंड आईटी प्रोफेशनल. नंबर थर्ड इज आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स एंड नंबर फोर इज पीएसयू परमानेंट स्टाफ. तो बताओ कि कौन से लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है? आज की डिस्कशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है. आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर लेबरर, डोमेस्टिक वर्कर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स. ओके, चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 कंसोलिडेट करता है हाउ मेनी टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग लेबर लॉ. मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कितनी तरह की लॉ जो है इसमें सब्ज्यूम होती है. ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे, ठीक है. एंड पहले जो है लेबर कोड से उतने क्वेश्चंस नहीं आते थे क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं था, अभी रिसेंट आया हुआ है. तो आप समझो ये एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि लेबर कोड से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं. एंड अगेन आई एम सेइंग यू कि आई विल प्रोवाइड यू एक डिफरेंट 100 MCQ का मैं सब्जेक्ट वाइज आपको जो है अलग से एक बुकलेट निकालने वाली हूँ जिसमें मैं सारे ही सब्जेक्ट्स के 100 MCQ जो है वो सोच रखा है मैंने कि ऐसे मैं निकालूंगी. और दूसरा ये भी है कि मैं करंट अफेयर को लेकर के बोल दूँ कि मैंने ऐसा पूछा था आप लोगों से, काफ़ी बच्चों का जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है. तो मैं जो है उसको स्टार्ट करूँगी. मैं कुछ दिन का भी समय ले रही हूँ लेकिन मैं डेफिनेटली स्टार्ट करूंगी. और मैं जब भी स्टार्ट करूंगी तो मैं साथ के साथ पर डे का तो वो हमारा चलता रहेगा एंड जो बैकलॉग होगा वो आपको मैं मंथली बुकलेट बना करके जो भी जहां से भी पीरियड जो है ईपीएफओ के लिए एप्लीकेबल होगा 1 साल के लिए मैं आपको बैक उतना सारा कुछ प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. मैं आपको कुछ समय अभी ले रही हूँ, उसके बाद मैं करंट अफेयर भी स्टार्ट करने वाली हूँ. ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020. मैंने आपको बोल दिया इसका आंसर क्या है. ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, सी 9, डी 12. ठीक है, तो आंसर इज 9. हमने ये स्टार्टिंग में ही क्लास के पढ़ा था आज. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020. मैंने आपको बोला था कि जो 9 लॉ है तो आपको जो है यू हैव टू मग इट अप, आपको याद करना पड़ेगा. एंड क्योंकि उससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि कौन से जो है वो कवर्ड नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, नंबर बी इज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948. तो बताओ कि कौन सा जो है सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर नहीं है. ठीक है, 5 सेकेंड्स. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ द वर्कर हैज बीन इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020. पहली बार किस टाइप के वर्कर को सोशल सिक्योरिटी कोड में इंक्लूड किया गया है. ऑप्शन नंबर ए इज एग्रीकल्चर वर्कर. मैं इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ कि ये तो आपको टाइम लेना ही नहीं चाहिए. ऑप्शन नंबर बी इज गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स. ऑप्शन नंबर सी इज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड नंबर डी इज फैक्ट्री वर्कर्स. ठीक है, सो ओके, आंसर इज करेक्ट. वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम्स. आंसर इज बी, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्रेचुटी इंटाइटलमेंट फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉय अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 इज अवेलेबल. ऑप्शन नंबर ए आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस, 5 साल की सर्विस के बाद. ऑप्शन नंबर बी 10 साल की सर्विस के बाद. ऑप्शन नंबर सी बिना किसी 5 साल के सर्विस की कंडीशन. ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी ओनली आफ्टर रिटायरमेंट, सिर्फ रिटायरमेंट के बाद मिलेगा. ये भी हम लोग आज के डिस्कस किए हैं क्लास में कि बताओ कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय जो हो गया यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कंपनी जो है हायर करेगी एम्प्लॉय को, उसके लिए क्या होगा, ग्रेचुटी उसको कब मिलेगी. 5 सेकेंड्स आई एम गिविंग यू. ओके, सो आंसर इज विदाउट 5 ईयर कंडीशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगा. अगर आपके 5 साल पूरे नहीं भी होते तब भी कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर है उनको वो बेनिफिट ग्रेचुटी का मिलेगा ही. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए द कंटिन्यूअस सर्विस रिक्वायर्ड टू क्लेम ग्रेचुटी हैज बीन रिड्यूस्ड टू. 4 ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर ए इज 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी इज 3 ईयर्स, नेक्स्ट 4 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज 5 ईयर्स. ठीक है,
इसका बताओ, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन है। देखो जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, अगर उसको जब भी हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं तो वो हमारे दिमाग में ऐसे ही छप जाता है, और जब हम लोग थ्योरी फॉर्म में सिर्फ करते जाते हैं तो बॉग डाउन फील करते हैं, हमें समझ नहीं आता है क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, एंड कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं बनता है। मैं पर्सनली कुछ भी चीज़ पढ़ाई करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई इसके एमसीक्यूज मिल जाए, ताकि मैं एमसीक्यू बेस्ड पे मेरे दिमाग ज़्यादा जो है वो ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा अलर्ट रहता है। तो आई थिंक आपको अच्छी लग रही होगी ये इनिशिएटिव मेरी। ठीक है, तो आंसर बताओ इसका क्या है। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कितने दिन कर दी गई है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 3 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेस लेविड फॉर द वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अंडर द कोड इज, कितना सेस लगाया जाता है। ठीक है, फॉर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए कोड के तहत कितना सेस लगाया जाएगा इनके बेनिफिट के लिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ठीक है, जो इस एरिया में काम करते हैं उसके लिए कितना सेस चार्ज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 0.5 to 1%, ऑप्शन नंबर बी इज 1 to 2, ऑप्शन सी इज 5 to 10 एंड डी इज 10%। कितना चार्ज किया जाएगा बताओ, गिविंग यू 5 सेकेंड। सो आंसर इज 1 to 2% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बी होगा आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो हम लोग होमवर्क को डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो है, लास्ट क्लास में मैंने जो है आपको ये 4 होमवर्क दिए थे, जिसके कि बहुत सारे बच्चे ने कमेंट सेक्शन में आंसर किया था। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा लास्ट पहला क्वेश्चन क्या था होमवर्क का, विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द कोड। ऑप्शन नंबर ए इज लेबर कोर्ट ओनली, सिर्फ लेबर कोर्ट जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हैंडल कर सकता है। नंबर बी इज हाई कोर्ट, नंबर सी इज इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एंड नंबर डी इज ट्रेड यूनियन काउंसिल। काफ़ी बच्चे ने इनका करेक्ट आंसर किया है, तो आंसर जो है वो क्या होगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो है ये एम्पावर्ड है कि ये रिजॉल्व कर सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को अंडर द कोड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू फीचर जो कि इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। कौन सा ऐसा नया फीचर है। ऑप्शन नंबर ए इज फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज बोनस पेमेंट, सी इज नेशनल फ्लोर वेज एंड नंबर डी इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये एक नया फीचर है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के तहत लाया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन डोंट वरी, मैंने आगे की स्लाइड में इन सबके एक्सप्लेनेशंस मैंने दे दिए हैं, ताकि आपके खुद के अपने अगर मार्किंग के लिए, नोट्स के लिए। एंड काफ़ी बच्चों का ये डाउट रहता है कि भाई इतना सफिशिएंट रहेगा क्या। देखो सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, कहीं से भी पढ़ लो भाई, अगर तुम कोचिंग भी करो तब भी ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट हाँ, ये सफिशिएंट है, बट इसके बशर्ते कि आप जो है खूब सारा मॉक्स लगाओ। देखो मार्केट में बहुत सारी मॉक्स मिलती हैं, एंड हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े दिन बाद, ठीक है, एग्ज़ाम के आसपास, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ट्राई करेंगे कि हम लोग जो है एग्ज़ाम लाइक मॉक जो है वो लेकर के आएँ। लेकिन अभी जो है मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल है, तो आप एक काम करो, आप इसको पढ़ाई करो और उससे सेट्स लगाओ बहुत सारे, उससे आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे, वो अपने नोट्स में एक जगह ऐड करो। नहीं तो क्या करो कि इसको प्रिंट करके निकाल लो। मैं इस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगी कि ऑनलाइन नोट्स कैसे बनाते हैं। तो या तो PDF को अगर आप मान लो कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो नोट बनाने के लिए, वन नोट हो गया, एवर नोट हो गया, कुछ भी, तो इस PDF को वहाँ पे अटैच कर लो। एंड दूसरी की जो प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे उससे जो आपको नए नए इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेंगे वो अपने नोट्स में डालो। ठीक है, तो बस वही है कि ये नोट्स को आप इस्तेमाल करो और खूब सारे प्रैक्टिस मॉक्स लगाओ, तो बस आई थिंक कि, और PYQ लगाओ तो काफ़ी है इतना। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने बता दिया कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज विच सेक्शन ऑफ वर्कर्स आर नॉट कवर्ड अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। फैक्ट्री वर्कर्स, नंबर बी इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन डिफेंस सर्विसेज, नंबर सी इज माइन वर्कर्स एंड नंबर 4 इज प्लांटेशन वर्कर। आपको खुद इसमें दिख जाएगा कि विच वन इज ऑड, ये आपको खुद ही दिख रहा होगा। ठीक है, सो आंसर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन डिफेंस सर्विस। नंबर 4 इज फॉर अ लीगल स्ट्राइक, द नोटिस ऑफ स्ट्राइक रिमेन्स वैलिड फॉर। ऑप्शन नंबर ए इज 7 days, नंबर बी इज 14 days, नंबर सी इज 30 days एंड नंबर डी इज 60 days। क्या कह रहा है ये कि लीगल स्ट्राइक जब अगर मान लो अगर जैसे वर्कर्स को स्ट्राइक करना हो तो वो कितने दिन की नोटिस देता है, 14 दिन की नोटिस देता है, बट वो नोटिस वैलिड कितने दिन तक रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ये। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं आगे की स्लाइड पे, देखते हैं इसका आंसर। देखो नंबर 1 का मैंने बताया था कि सी आंसर है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल इज द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू रिजॉल्व द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, पहले जो है वो क्या हुआ करते थे, होते थे लेबर कोर्ट्स होती थी।
ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो है वो दोनों अलग अलग होते थे, अभी जो है दोनों को मर्ज करके एक सिंगल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बना दिया गया है। हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्टली जो है इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स होता है उसको हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्टली हैंडल नहीं करता है। ट्रेड यूनियन काउंसिल जो होते हैं वो भी एक डिस्प्यूट रिजॉल्विंग अथॉरिटी नहीं है। लेबर कोर्ट को जो है वो नए वाले ट्राइब्यूनल सिस्टम में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो क्या था आंसर, ए था फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी कि दिस इज द न्यू फीचर विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रियल एंड रिलेशंस कोड 2020, क्योंकि इट अलाउ करता है एम्प्लॉयर्स को कि हायर कर सके वर्कर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड के लिए विथ द सेम जो इसको बेनिफिट आप परमानेंट वाले को देते हो इसको भी देना पड़ेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है बी, दैट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन डिफेंस सर्विस। ठीक है, अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोड जो है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मेरी थ्योरी में कवर्ड नहीं होगी वो मैं कोशिश करूंगी कि अगर कुछ छूट भी जाता है तो मैं एमसीक्यू के जरिए जो है उसको इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, तो अब देखो ये एक नया चीज़ है, या नया पॉइंट हमें मिला कि कोड जो है वो किस पे अप्लाई नहीं होता है, तो मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस यानी कि जो डिफेंस सर्विस में जो है मेंबर्स वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 2 इज ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द पुलिस के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रिजन में जो जेल में है स्टाफ प्रिजन में है उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड सर्टेन अदर कैटेगरी जिसको कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि इस पे स्पेशली एप्लीकेबल नहीं होगा उस पे नहीं होगा। ठीक है, सो वाइल फैक्ट्री वर्कर्स जो माइन वर्कर्स हैं, जो माइंस में काम करते हैं, खादान में काम करते हैं, प्लांटेशन वर्कर्स में हैं, सब कोई कवर्ड है, बट डिफेंस वाले कवर्ड नहीं है। ठीक है, फोर्थ वाले पे आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ वाले का आंसर जो है 60 डेज है। अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में क्या होता है कि आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है स्ट्राइक करने के पहले, बट वो जो नोटिस होता है वो 60 दिन तक वैलिड होता है। ठीक है, तो वही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है 14 और 60 डेज में, तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आगे ये देखो हमारा कमेंट बॉक्स सेक्शन है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग क्लास, कुछ भी को लेकर के कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। तो आपको जो है मैं सारे कमेंट को पढ़ती हूँ, एंड आपको कुछ भी डाउट हो कि भाई ये कवर कर दो, ये नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर देना, ये नहीं समझ में आया और MCQ डालो, कुछ भी आपको चीज़ अगर है तो आप उसमें कॉमेंट बॉक्स में डालो। एंड जो सबके लिए बेनिफिशियल होगा मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगी कि हमारे PDF में ही इनकॉर्पोरेट करूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे बच्चे ने आंसर किया था हमारे होमवर्क का, तो ये यहाँ पे हृतम शुक्ला है। ठीक है, इनका आंसर देखो क्या है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, सारे ये सही है डिफेंस वाले, बट इनका फोर्थ नंबर जो आंसर है वो गलत है। 14 डेज इन्होंने लगाया है जबकि आंसर 60 डेज है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि प्लीज़ कंटिन्यू विद द करंट अफेयर्स, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं लेकर के आऊँगी, बट अभी कुछ दिन टाइम लगेगा, लेकिन मैं जब से लेकर के आऊँगी मैं आपको पूरा 1 साल का जब से एप्लीकेबल है तब से कवर करवाऊंगी। ठीक है, जो हमारा अगला कॉमेंट है आप देखो यहाँ पे क्या है, थैंक यू मैम फ्रॉम हैदराबाद। तो थैंक यू सो मच प्रणय। ठीक है, आप आई होप कि आपको क्लासेज जो है वो अच्छी लग रही होंगी। एंड नेक्स्ट जो हमारा आंसर है वो है यहाँ पे निकिता जो है उन्होंने आंसर किया है यहाँ पे। आप एक बार मैच करा लेना, मुझे ये ऑप्शन नंबर तो याद नहीं है, तो आप ये देख लेना जो हमने आज की डिस्कशन से। एंड नेक्स्ट हमारा जो है वो है शुरू हेमंत, तो इनका जो है आंसर, इनका चारों का चारों जो है आंसर सही है, तो वेरी गुड। एंड नेक्स्ट जो है वो सुशांत तिवारी, इनके भी ये चारों जो है आंसर सही है, तो वेल डन सुशांत। तो यही थे हमारे आज के। चलिए चलते हैं हम लोग आगे जो है देखो आगे और भी हैं, निखिल जी हैं ये, तो ये इनका भी ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर इन्होंने दिया है, तो ऑप्शन मुझे याद नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको मैच करा लेना हमारी आज के डिस्कशन से। एंड इन्होंने बोला है कि आई थिंक ये नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैम करंट अफेयर्स की भी क्लासेस स्टार्ट करिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये भी ऑप्शंस आप मैच करा लेना। एंड क्या ये सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने इसका आंसर दे दिया है आज की क्लासेस से, आप देख लेना, नेहा कौर, एंड ये सारे आंसर्स जो है आप आज की डिस्कशन से मैच करा लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आज का जो हमारा होमवर्क है वो देखो होमवर्क क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है कि अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अगर आप भूल चुके हो तो जाओ मेरी पहली क्लास को पहले देखो। मेरी सारी क्लासेस में इसलिए शॉर्ट रखती हूँ, मैं चाहूँ तो 1.5-2 घंटे की पूरी क्लास अपलोड कर दूँ, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आई वॉन्ट टू बी बोलती हूँ ना मैं कि एग्जाम से रिलेटेड एंड क्रिस्प मुझे पसंद है, शॉर्ट एंड क्रिस्प,
जितना रेलेवेंट है उतना पढ़ो, उतना पढ़ाओ। तो इसीलिए आप मेरी पहली क्लास को जाकर के देखो, 30 मिनट्स की क्लास है, कुछ भी करते हुए देख लो, खाना खाते हुए देख लो, एक्सरसाइज करते हुए देख लो, कुछ भी करते हुए सुन लो क्लासेस को। आप जाते हो बाहर वॉक करने के लिए, आप हेडफोन लगा लो, उसमें सुन लो, कैसे भी करके क्लासेस देख लो। स्टैंडिंग ऑर्डर्स आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि क्या था, तो वो किस पे अप्लाई होता है। कम से कम इस्टेब्लिशमेंट में कितने वर्कर्स होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज 100, बी इज 150, सी इज 250 एंड थर्ड नेक्स्ट इज फोर्थ इज 300 वर्कर्स। तो किस पे एप्लीकेबल होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स पे आप आंसर करके बताओगी। एंड अगेन मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी कि किसका आंसर जो है वो सही है। एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है अंडर द कोड विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज बीन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल एंटिटी। किस को मिलाकर के एक सिंगल एंटिटी बना दिया गया। ये हमारी आज की डिस्कशन सही है। लेबर कोर्ट एंड हाई कोर्ट पहला नंबर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज लेबर कोर्ट एंड इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। सी जो है वो हमारा है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट। नंबर 4 इज आर्बिट्रेशन काउंसिल एंड ट्रेड यूनियन। इन चारों में से किसको मिलाकर के सिंगल एंटिटी बनाया गया है, इसका आंसर भी आप मुझे बताओगे। एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एज पर द कोड अ कूलिंग ऑफ जो पीरियड है ऑफ हाउ मेनी डेज इज रिक्वायर्ड बिफोर वर्कर्स कैन गो ऑन स्ट्राइक आफ्टर गिविंग। कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 7 डेज, 10 डेज, 14 डेज, 30 डेज। तो इन तीनों का आंसर जो है आप मुझे बताओगे कॉमेंट बॉक्स में। एंड मैं नेक्स्ट जो इसका लेक्चर हमारा जो होगा लेक्चर नंबर 4, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर नंबर 4 जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा अगला चैप्टर ऑक्यूपेशनल, चैप्टर नंबर 26 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल जो है कोड ये वाले। एंड उसके साथ साथ जो PYQ हैं सोशल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाले जो लेबर लॉ के जो हमारे PYQ हैं उससे भी मैं क्वेश्चन सोच रही हूँ मैं आपको सॉल्व करवाऊँ एग्जाम में, ताकि आपको अलग से ना करना पड़े। तो मैं सोचूंगी, मैं ट्राई करूँगी कि क्लासेस के साथ साथ आपको PYQ भी सॉल्व करवाऊँ। एंड जो भी छोटे मोटे अगर कुछ भी रिमेनिंग टॉपिक अगर रह भी जाते हैं किसी भी चैप्टर में तो डोंट वरी, मैं आपको MCQ के जरिए उसको कवर कर दूँगी, ठीक है। तो फिर यही था हमारा आज का डिस्कशन। तो जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।